यह कहानी है दो सगी बहनों की, शारदा और कमला की। दोनों का विवाह एक ही गांव से जुड़े दो अलग अलग परिवारों में हुआ था। शारदा बड़ी बहन स्वभाव से अत्यंत भोली, सरल और मेहनती थी। उसके लिए पति और परिवार की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था। कमला छोटी बहन थोड़ी चतुर, बाहरी दुनिया की चमक दमक से प्रभावित और अपनी सुंदरता पर गर्व करने वाली थी। दोनों के पिता गंगाधर एक छोटे जमींदार थे, जिन्होंने अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन नियति ने उनके लिए अलग अलग राहें चुन रखी थीं। शारदा का विवाह गांव के एक साधारण पर सम्मानित परिवार के मुखिया रघुनाथ से हुआ। रघुनाथ किसान थे, सीधे सादे और मेहनती। बेटी शारदा, अब यही तुम्हारा घर है। रघुनाथ का मान रखना। तुम्हारे ससुराल में धन की कमी नहीं है, पर वे मेहनत और सादगी को सबसे ऊपर रखते हैं। याद रखना, तुम्हारे संस्कार ही तुम्हारी असली दौलत हैं। बाबूजी, आप निश्चिंत रहें, मैं उनके घर की मर्यादा कभी नहीं तोड़ूंगी। कमला का विवाह पास के ही सबसे धनी व्यापारी मोहनलाल के इकलौते बेटे विजय से हुआ था। विजय दिखने में अच्छा था, पर उसमें अभिमान और आलस्य था। वाह, मेरा भाग्य कितना अच्छा है। मुझे पूरे गांव का सबसे धनी घर मिला है। अब मैं राज करूंगी। दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। शारदा का घर भले ही मिट्टी और ईंटों का था, पर वहाँ प्रेम और संतोष की नींव थी। कमला का ससुराल संगमरमर का था, पर उसकी दीवारों में एक अजीब सा खालीपन था। माँ जी, लीजिए सुबह की पहली चाय। खेत पर जाने से पहले बाबूजी और रघुनाथ जी को भी दे आती हूँ। जीती रहो मेरी बेटी। इतने कम समय में ही तुमने इस घर को संभाल लिया। तुम्हारे हाथ में स्वाद है और मन में सेवा भाव। शारदा, तुम बहुत थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। मैं खेत पर जा रहा हूँ। नहीं, थकती नहीं हूँ। पहले आपके लिए रोटी बना दूँ, फिर जाइएगा। शारदा ने अपने श्रम और निस्वार्थ सेवा से अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया था। वहाँ सादगी थी, पर रिश्तों में भरपूर मिठास थी। उधर कमला का जीवन विलासिता से भरा था। उसका ससुराल भव्य था, पर वहाँ के रिश्तों में गर्मजोशी नहीं थी। कमला, बहू, क्या दिन चढ़ गया? सूरज सिर पर आ गया और तुम अभी तक सो रही हो? ये क्या तरीका है? घर में कोई काम नहीं होता क्या? माँ जी, इतने नौकर चाकर किस लिए हैं? वे सब काम करेंगे। मैं इतने बड़े घर की बहू हूँ, मुझे इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है? बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। घर में सबको काम करना पड़ता है। अरे माँ, क्यों परेशान हो रही हो? कमला को आराम करने दो। हमारे पास इतना पैसा है, नौकरों को काम करने दो। कमला, तुम तैयार हो जाओ, आज शहर से कुछ और गहने खरीदते हैं। कमला का जीवन ऐशो आराम से भर गया था। विजय उसे प्यार करता था, पर उसका ध्यान केवल सुख सुविधाओं पर था। कमला काम करना अपना अपमान समझती थी, जिसने धीरे धीरे उसकी सास के मन में नाराजगी पैदा कर दी। समय बीता, लगभग 1 महीना गुजर गया। गंगाधर के घर में एक धार्मिक आयोजन रखा गया, जिसमें दोनों बहनें अपने अपने पतियों के साथ मायके आईं। दीदी, तुम तो अब भी वही साधारण कपड़े पहनती हो। रघुनाथ जी, आप दीदी के लिए कुछ अच्छे कपड़े क्यों नहीं लेते? छोटी, मेरे लिए मेरा काम और ये सादे कपड़े ही अच्छे हैं। मुझे इसमें ही संतोष मिलता है, और तुम्हारे गहने सच में बहुत सुंदर हैं। कमला बहू, धन से कपड़ा तो अच्छा आ जाएगा, पर संस्कार और संतोष नहीं। हम अपनी सादगी में ही खुश हैं। अरे रघुनाथ जी, आपकी बातें तो संत महात्माओं जैसी हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, उसे ऐशो आराम से जीना चाहिए। शारदा और कमला की मुलाकात हुई, पर दोनों के जीवन की दिशाएं कितनी अलग थीं। कमला अपने धन पर अभिमान करती थी और शारदा अपने संतोष पर। तुम आज उदास क्यों हो शारदा? कमला की बातें सुनकर बुरा लगा क्या? नहीं, बुरा नहीं लगा, पर चिंता होती है। कमला का मन बहुत भटक गया है।
वह केवल धन को ही सब कुछ मानने लगी है। मुझे लगता है बड़े घर में उसे सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है। तुम चिंता मत करो, समय ही सबको सही रास्ता दिखाता है। हमें अपने धर्म का पालन करना है। शारदा जानती थी कि कमला की जिंदगी की नींव कमजोर है। उसका धन और अभिमान उसे सही रास्ते से भटका रहा था। माँ जी, आप हमेशा उदास क्यों रहती हैं? घर में इतना पैसा है, फिर भी कोई खुशी नहीं दिखती। खुशी धन से नहीं मिलती बहू, खुशी रिश्तों में और काम करने में मिलती है। तुम ना तो किसी से प्यार से बात करती हो, ना घर के काम में हाथ लगाती हो। तुम केवल विजय को अपनी सुंदरता और बातों से रिझा कर रखती हो। मैं क्यों काम करूं? ये नौकर किस लिए हैं? याद रखना, अगर घर की लक्ष्मी ही काम से मुंह मोड़ेगी तो वह लक्ष्मी भी उस घर में ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। तुम्हारा अभिमान इस घर को तोड़ देगा। कमला ने अपनी सास की बात अनसुनी कर दी। उसने अपनी चतुरता से विजय को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। उसकी जिंदगी विलासिता और आलस्य में बीत रही थी, पर घर में शांति नहीं थी। वहीं शारदा का घर प्रेम और संतोष से भरा था, जहां सब एक दूसरे की इज्जत करते थे। दोनों बहनों के ससुराल की जिंदगी अब विपरीत दिशाओं में बढ़ रही थी और यह दूरी जल्द ही उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने वाली थी। 1 साल बीत गया। गांव में अचानक भीषण अकाल पड़ गया। समय ने अपना रंग दिखाया। पूरे गांव में पानी की कमी हो गई। खेत सूख गए। मेहनत करने वाले किसान भी परेशान हो गए। इस अकाल की मार ने दोनों परिवारों के जीवन को हिलाकर रख दिया। रघुनाथ के घर में सभी चिंतित थे, पर वहां हिम्मत और एकता थी। बाबूजी, आप चिंता मत करें। हमारे पास जो अनाज बचा है, हम उसे बांटकर खाएंगे। मेहनत करना हम नहीं छोड़ेंगे। हम सब एक साथ हैं। हाँ पिताजी, शारदा सही कह रही है। हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। उधर कमला के घर में संकट के बादल गहराने लगे। मोहनलाल परेशान थे क्योंकि उनके व्यापार में भारी नुकसान हुआ था। विजय, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इतना पैसा बर्बाद मत करो। अकाल के कारण हमारा सारा व्यापार चौपट हो गया है। अब क्या होगा? घर में पैसा नहीं बचा और तुमने कमला को इतने गहने और कपड़े दिला दिए। बाबूजी, मैं क्या करूं? मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा। क्या व्यापार बंद हो गया? अब क्या होगा? हमें कोई काम करना पड़ेगा। संकट की इस घड़ी में सादगी और मेहनत करने वाले शारदा के परिवार ने हिम्मत दिखाई, जबकि धन के अभिमान में डूबे कमला के परिवार की नींव हिल गई। कमला, जिसने कभी काम नहीं किया था, अब सबसे ज्यादा घबराई हुई थी। समय का फेर दोनों बहनों को एक नए अनजाने मोड़ पर ले आया था। रघुनाथ के घर में अनाज कम है, पर सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। मां जी, बाबूजी, चिंता मत कीजिए। रघुनाथ जी ने थोड़ा अनाज बचा कर रखा है। हम सब भूखे नहीं रहेंगे। मैं पास के गांव में जाकर वहां से कुछ जंगली साग भाजी भी ले आती हूँ। शारदा, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। विपत्ति में भी तुम्हारी हिम्मत नहीं टूटी। तुमने सच में इस घर को संभाला हुआ है। शारदा, तुम चिंता मत करो। गांव के मुखिया से बात की है। वह कह रहे हैं कि अगले महीने वर्षा हो सकती है। तब तक हम सब मजदूरों की तरह काम करेंगे। शारदा का परिवार भले ही सादगी में जीता था, पर उनके संस्कार मजबूत थे। विपदा आने पर उन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया और अपनी मेहनत और कम में गुजारा करने की आदत को नहीं छोड़ा। शारदा, जिसने कभी सोचा नहीं था, अब घर के बाहर भी छोटे मोटे काम करके परिवार की मदद कर रही थी। कमला का ससुराल संकट में डूबा हुआ था। कमला का महल नुमा घर अब उदास और शांत है। नौकरों को छुट्टी दे दी गई है क्योंकि मोहनलाल के पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। कमला, घर में झाड़ू कौन लगाएगा? रसोई में पानी कौन भरेगा? सारे नौकर चले गए हैं। अब हमें खुद ही सब करना पड़ेगा। क्या मैंने आज तक कभी झाड़ू नहीं लगाई। मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। मुझे यह सब नहीं आता।
कमला का अभिमान और आलस्य इस संकट की घड़ी में और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसने कभी श्रम का महत्व नहीं समझा था। अब जब धन हाथ से निकल गया तो वह अपने ससुराल वालों पर गुस्सा करने लगी। रमा देवी और मोहनलाल कमला के व्यवहार से बहुत दुखी थे। कमला रघुनाथ के घर जाती है अपनी बहन से मदद मांगने। कमला, आओ बैठो, तुम ठीक तो हो? सब कैसा है? दीदी, हम बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। अकाल ने हमारे सारे व्यापार को खत्म कर दिया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम चिंता मत करो, जब तक हम हैं तब तक तुम अकेले नहीं हो। दीदी, तुम मेरी मदद करो। तुम रघुनाथ जी से कहो कि वह अपने कुछ गहने मुझे दे दें या अपना कुछ अनाज मुझे दे दो, ताकि हम शहर जाकर इसे बेच सकें और कोई नया काम शुरू कर सकें। कमला, ये क्या कह रही हो तुम? हमारे पास भी बहुत कम अनाज बचा है जो हम सब बांटकर खा रहे हैं। और गहने, हमने कभी धन इकट्ठा नहीं किया। हमारा धन तो हमारी मेहनत है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम हमेशा से मुझसे जलती थी क्योंकि मुझे बड़ा घर मिला था। अब तुम अपनी छोटी बहन की मदद नहीं करोगी? तुम कितनी स्वार्थी हो दीदी। कम से कम मुझे अपने इस गहने के बदले में कुछ अनाज ही दे दो। शारदा कमला की बात सुनकर हैरान हो जाती है। कमला, तुम भूल गई हो कि यह मेरा ससुराल है। यहाँ हर चीज पर मेरा नहीं, मेरे परिवार का हक है। मैं तुम्हें अपना हिस्सा दे सकती हूँ, पर तुम्हें श्रम करना होगा, भीख नहीं मांगनी होगी। तुम रघुनाथ जी के साथ खेत में काम क्यों नहीं करती? कमला क्रोधित होकर बोली, मैं और खेत में काम? कभी नहीं। तुम मुझे सलाह मत दो। तुम हमेशा से साधारण थी, साधारण ही रहोगी। मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। कमला मदद मांगने आई थी, पर उसका अभिमान अभी भी नहीं टूटा था। वह मेहनत करने के बजाय दूसरों के धन पर आंखें गड़ाए बैठी थी। वह यह भूल गई कि शारदा के पास भौतिक धन कम था, पर संस्कारों का धन बहुत ज्यादा था, जिसे वह बांटना नहीं बल्कि दूसरों को भी देना चाहती थी। कमला घर वापस लौटती है। उसकी सास रमा देवी दरवाजे पर खड़ी थी। माँ जी, दीदी बहुत अमीर हो गई हैं। वह बहुत स्वार्थी हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो बहू, मुझे पता है कि शारदा कैसी है। मैंने सुना है कि वह खुद भी काम कर रही है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपनी बहन पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। तुम बस अपना अभिमान नहीं छोड़ना चाहती। अब तो तुम्हें सच्चाई समझनी चाहिए। धन हमेशा नहीं रहता, पर संस्कार और श्रम हमेशा साथ देते हैं। तुम काम से जी चुराती हो, इसलिए ये विपदा और भारी पड़ रही है। कमला को अपने ससुराल में भी कोई सहारा नहीं मिला। उसके झूठ और आलस्य ने उसे अपने ही परिवार से दूर कर दिया था। उसने श्रम को हमेशा छोटा समझा और अब यही श्रम उसे बचाने वाला था, पर वह उसे अपनाने को तैयार नहीं थी। रघुनाथ जी, मुझे कमला की चिंता हो रही है। वह इस विपदा में टूट जाएगी। उसे काम की आदत नहीं है। शारदा, तुम चिंता मत करो। हमें उसे सीधे सीधे धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह उसे बर्बाद कर देगी। हमें उसे श्रम का महत्व सिखाना होगा। कल मैं उसके घर जाकर उसके बाबूजी से बात करूंगा। शारदा और रघुनाथ ने फैसला किया कि वे कमला को धन की मदद नहीं देंगे, बल्कि उसे काम करने का रास्ता दिखाएंगे, जो उसके लिए सबसे बड़ा सहारा होगा। वहीं कमला अपने महल नुमा घर में बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी, यह भूलकर कि उसकी अपनी आदतें ही उसकी बदकिस्मती का कारण थीं। मोहनलाल और विजय उदास बैठे थे। रमा देवी आंगन में अकेली बैठी रो रही थी। तभी रघुनाथ वहां आता है। बाबूजी, प्रणाम। मैंने सुना आप लोग बहुत चिंतित हैं। विपदा तो सब पर आई है, पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ रघुनाथ, क्या कहें, व्यापार में सब कुछ खो दिया। अब हाथ में पैसा नहीं है और इस अकाल में तो कोई काम भी नहीं मिल रहा। बहू, बाबूजी, गांव से थोड़ी दूर एक जमींदार का बड़ा कुआं है जो सूख गया है। अगर उस कुएं को खोदकर गहरा किया जाए तो शायद पानी निकल सकता है। वह जमींदार जो भी यह काम करेगा उसे रहने की जगह और थोड़ा बहुत अनाज देगा। कुआं खोदना वह तो मजदूरों का काम है, हम क्यों करेंगे?
काम काम होता है विजय, और श्रम किसी का धर्म नहीं देखता। इस समय यह काम आपको बचा सकता है। मैं और मेरे बाबूजी भी आपके साथ श्रम करेंगे। रघुनाथ की बातों में सच्चाई थी। मोहनलाल ने तुरंत फैसला कर लिया कि वे यह काम करेंगे, लेकिन कमला जो यह सब सुन रही थी तुरंत विरोध करने लगी। यह क्या बात हुई? मेरा पति कुआं खोदेगा। हम इतने बड़े व्यापारी हैं और अब मजदूरी करेंगे? यह तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना है। कमल के पास सुनकर रामदेवी गुस्सा हो जाती है और खड़ी होकर कहते हैं, बस कमला, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे काम न करने से कम हुई है। अगर विजय को काम करना है तो वह करेगा। जाओ, तुम भी अपनी साड़ी संभालो और काम में हाथ लगाओ, नहीं तो तुम कल से इस घर में एक रोटी भी नहीं खाओगी। रमा देवी की कठोर बात सुनकर कमला स्तब्ध रह गई। उसे समझ आ गया कि अब उसके महल में उसका जादू नहीं चलने वाला। विजय, मोहनलाल और रघुनाथ तुरंत कुआं खोदने के काम पर निकल गए। कमला अकेली विवश होकर घर के अंदर बैठ गई। शारदा रघुनाथ के लिए भोजन तैयार करके पैदल कुएं की ओर जाने लगी। वह देखती है कि रघुनाथ, मोहनलाल और विजय तीनों पसीने से लथपथ हैं, कड़ी मेहनत कर रहे थे। बाबूजी, रघुनाथ जी, विजय देवर जी, थोड़ा पानी पी लीजिए। मैंने आपके लिए बाजरी की रोटी और चटनी बनाई है। मोहनलाल शारदा के पास सुनकर खुश होकर कहते हैं, तुम्हारी रोटी में तो अमृत है और तुम्हारा इतना प्रेम। तुम्हारी बहन कमला तो वह चुप हो जाते हैं। भाभी शारदा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा श्रम को छोटा समझा। आज मुझे पता चला कि हाथ से कमाना कितना मुश्किल है। मुझे शर्म आती है कि मैं कमला की बातों में आकर कभी काम नहीं किया। देवर जी, कोई बात नहीं, अब आप श्रम का महत्व समझ गए हैं, यही सबसे बड़ी बात है। विजय और मोहनलाल शारदा के प्रेम और समर्थन से प्रेरित हुए। उन्हें पहली बार जीवन की कठिनाई का एहसास हुआ और उन्हें यह भी समझ आ गया कि असली दौलत शारदा के पास है, जो प्रेम और सेवा के रूप में थी। कमला पूरे दिन घर में अकेली बैठी रही। भूख और प्यास से वह व्याकुल थी। तभी रमा देवी बाहर से आती है। माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। क्या किया तुमने आज पूरे दिन में? क्या झाड़ू लगाई? क्या रसोई साफ की? अगर नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। विजय और उसके बाबूजी ने कड़ी मेहनत की है, तुम क्यों नहीं? मैं नहीं कर सकती यह सब। मुझे यह सादा जीवन नहीं चाहिए। मैं वापस अपने मायके जा रही हूँ। कमला अपने अभिमान में अंधी हो चुकी थी। उसने तुरंत अपने कुछ बचे हुए गहनों और कपड़ों का छोटा सा गठरी बांधा और घर से निकलने लगी। रमा देवी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उन्हें पता था कि कमला को अपना सबक खुद ही सीखना पड़ेगा। कमला रात के अंधेरे में मायके की ओर निकल जाती है। वह थक जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हाय मेरी किस्मत, मैं कहाँ आ गई? मुझे लगा था कि मेरा धन हमेशा साथ देगा। मेरी दीदी कितनी खुश है। उसने मुझे क्यों नहीं बचाया? उसने क्यों नहीं मुझे पैसे दिए? कमला की आंखें खुलनी शुरू हो चुकी थीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका अभिमान ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। उसने शारदा को स्वार्थी समझा, पर शारदा ने उसे सबसे बड़ा धन, श्रम और स्वाभिमान सिखाने की कोशिश की थी। अगले दिन रघुनाथ, मोहनलाल और विजय कुआं खोदकर घर लौट रहे हैं। वे देखते हैं कि कमला रास्ते में उसी पेड़ के नीचे उदास बैठी है। कमला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम घर क्यों छोड़कर आ गई? मुझे माफ कर दो विजय, मुझे माफ कर दो बाबूजी, मुझे माफ कर दो रघुनाथ जी। मैं बहुत अहंकारी और लालची थी। मैंने श्रम को छोटा समझा और आज मुझे उसकी सजा मिल रही है। मुझे वापस ले चलो, मैं काम करूंगी। मैं अब कोई शिकायत नहीं करूंगी। कमला का अभिमान आखिरकार टूट चुका था। विपत्ति की कसौटी पर उसका कर्म उसे उसका फल दे चुका था। रघुनाथ और मोहनलाल ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वे जानते थे कि कमला ने अपना सबक सीख लिया है। कमला अपने ससुराल वापस लौटती है। वह तुरंत रमा देवी के पैरों में गिर जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं काम करूंगी। मुझे बस एक मौका दीजिए। उठो मेरी बेटी, मैं जानती थी कि तुम जरूर वापस आओगी। काम कोई छोटा नहीं होता। आज से तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं। अब हम सब मिलकर इस घर को फिर से बनाएंगे।
कमला ने अपना अभिमान छोड़कर अपनी माँ शारदा के संस्कारों को अपनाया। उसने रघुनाथ और शारदा को दूर से धन्यवाद कहा। उसे समझ आ गया था कि शारदा ने उसे धन न देकर उसे असली जीवन दान दिया था। कमला ने अब काम करना शुरू कर दिया था। वह कड़ी मेहनत कर रही थी और अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी। कुएं में पानी निकला और गांव को राहत मिली। मोहनलाल को फिर से व्यापार का काम मिला, पर अब उनके घर में धन के साथ साथ शांति और संतोष भी था। दोनों बहनों का ससुराल अब सुख और समृद्धि से भरा था। शारदा का ससुराल साधारणता के सुख से और कमला का ससुराल श्रम और संतोष के सुख से। समय ने दोनों को न्याय दिया और उनके रिश्तों में एक अटूट विश्वास पैदा किया। कुआं खोदने का काम सफल रहा और मोहनलाल का व्यापार धीरे धीरे फिर से शुरू हो गया है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि किसी व्यक्ति का सच्चा मूल्य या किसी घर की असली दौलत भौतिक धन या दिखावे में नहीं, बल्कि उसके संस्कारों, श्रम, मेहनत और संतोष में होती है।